राज्यसभा में संशोधन विधेयक। इससे पहले हम बात करें, इसमें एक आएगा संविधान संशोधन 104वां था। अभी हम जैसे बात करते हैं कि कौन सा संशोधन चल रहा है, उसके बारे में एक चीज़ क्लियर कर दें हम आपको। अभी संशोधन हुआ 105वां, ठीक है, लेकिन विधेयक जो चल रहा है 126वां चल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो संशोधन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो जरूरी नहीं है जो संशोधन है और विधेयक का नंबर सेम हो। उसकी वजह यह है कि बीच में बहुत से विधेयक पास नहीं हो पाते हैं या गिर जाते हैं बहुमत से, तो इसलिए सिमिलरिटी नहीं होती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कितने अभी तक संशोधन हो चुके हैं संविधान में, तो उसका रेस्पॉन्स है 105, और अभी चल कौन सा है 126वां। ये दोनों थोड़ा सा अंतर मैंने बताना चाहा। अब बात आते हैं कि संविधान संशोधन में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। ये हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, यही चल रहा है ना। हाँ, इसकी दो तीन पॉइंट, लेकिन कुछ 2 पॉइंट वो हमने बीच में बताए थे। इसमें 2 आर्टिकल आ रहे हैं बीच में, वो मुझे बताना ज़रूरी है। वैसे आपको बता दिया पहले भी कि राज्यसभा में कोई भी उसकी पावर क्या है, पावर तो सेम है संशोधन के लिए, कि बहुमत के साथ जो भी सदस्य उपस्थित हैं, वो अगर कोई भी, के समझ में नहीं आ रहा है क्या, जो भी उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए संशोधन विधेयक, तो वो पास माना जाएगा। एक तो पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा है इसका कि अगर दोनों में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो शायद बता देना मुझे, मैंने नहीं बताया था, कि अगर उस संशोधन विधेयक में असहमति हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है संशोधन में। नॉर्मल विधेयक में अगर डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। क्या इसमें संशोधन, अगर असहमति होती है दोनों सदनों में, क्या इसमें संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। इसका मतलब यही, ये कल नहीं बताया था हमने, जो बताया था बीच में ऐसे ही बताया था, ये चीज़ आएंगी। तो जब एक स्पेशल चीज़ ये हो गई इसकी कि संविधान संशोधन में यदि दोनों सदनों में किसी बिंदु को लेकर असहमति होती है, तो ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये नोट कर लीजिए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में दोनों जो संशोधन विधेयक है वो गिर जाता है, मतलब फेल हो जाता है, ठीक है। और ऐसा 3 टाइम पे हुआ है, ऐसा कब हुआ है, 3 टाइम पर। एक है आर्टिकल 291 और 362। आर्टिकल 291 एंड 362। ठीक है। इस आर्टिकल के अंतर्गत एक शब्द होता है प्रीवी पर्स। सुना है नाम प्रीवी पर्स, कहीं आया है? आपने तो सुना है। क्या होता है बताइए। ये तो राजा महाराजा या हमारे नवाब हुआ है, लेकिन उनके जो आजादी के बाद भी उनको ये सम्मान, ये उनको पेंशन ये डाली थी, को बंद कर दी थी, तो जैसे संविधान में निकल जाते हैं। प्रीवी पर्स ये था कि जब 1947 में हमने बताया था कि 565 रियासतें थीं जिनके लिए हमारी सरकार ने अपनी यूनियन में मिला दिया था। जैसे अब हम सर्विसमैन होते हैं, उन्हें पेंशन देते हैं, अंग्रेजों ने भी बहादुर शाह जफर को भी पेंशन दी थी। तो जो राजा महाराजा
महाराजा थे उनका स्टैंडर्ड या सम्मान के लिए मेंटेन करने के लिए पेंशन के रूप में प्रीवी पर्स दिया गया था। एक शब्द और आएगा, प्रीवी काउंसिल। सुना है नाम प्रीवी काउंसिल का? हम बता दे रहे हैं आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुन लीजिए, जब गवर्नर जनरल का रूल था, गवर्नर जनरल का ब्रिटिश के शासन में, उस टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय था, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसे प्रीवी काउंसिल के नाम से जानते थे। प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट था, क्या था? और वो गवर्नर जनरल की एक तरह से परिषद थी, जिसमें लॉ, कानून के जानकार की एक कमेटी थी जो कि डिसाइड करती थी, जैसे आज हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ये प्रीवी काउंसिल था नाम उसका। और प्रीवी पर्स का मतलब कि सरकार से ऐसी आर्थिक मदद, इकोनॉमिक बेनिफिट और दूसरे बेनिफिट्स, जैसे हम राष्ट्रपति को देते हैं क्या, पेमेंट देते हैं, फ्रिंज बेनिफिट देते हैं, जैसे कार देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स देते हैं, उनके लिए 5 नौकर भी देते हैं, 2 लैंडलाइन, एक टेलीफोन, एक हॉटलाइन होती है, डायरेक्ट किसी भी राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, 2 लैंडलाइन, एक वैसे आपको मोबाइल वगैरह बहुत सी फैसिलिटी देते हैं। जब वो जाते हैं तो उनके साथ पूरा एक कारवां चलता है, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। इसी तरह उस टाइम राजा महाराजा जो हमसे मिले थे, उनके लिए संविधान में ये प्रीवी पर्स का आर्टिकल नंबर 291 312 में मेंशन किया हुआ है कि उनके लिए प्रीवी पर्स देते थे। इसी प्रीवी पर्स को 1970 में, अब आ जाइए काम की बात पर, 1970 में प्रस्ताव रखा गया था और इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, और 1971 में पहला संविधान संशोधन जब रखा गया था तो इन दोनों पर डिसएग्रीमेंट हुआ था, राज्यसभा में और लोकसभा में। एक तो एग्जाम्पल ये संविधान संशोधन का जब हम फेल हो गए थे, दूसरा हुआ था 1978 में। कब हुआ था? सेकेंड हुआ था 1978 में। ये क्या था मालूम है? 1978 में इसमें है, बता देते हैं। इसमें अभी हमने एक बात बताई थी आपको कि जो SC/ST थे, चूंकि दलित थे, डाउन रिडन पीपल जिन्हें बोलते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर थे, छुआछात, पानी नहीं भरना, मंदिर में नहीं जाना, सबके साथ खाना नहीं खा सकते थे। अब हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स के लिए कहता है कि हमें ये सब चीज़ें अबोलिश करना है। ये सब चीज़ें थी। दूसरी, डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था, जब तक हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक दलितों का उत्थान नहीं हो सकता। इसीलिए संविधान निर्माताओं के सबके साथी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। उन्होंने MLA और MP के लिए आरक्षण की या सुरक्षित सीट जिसे कहते हैं, आरक्षण की नीति अपनाई, और वो केवल 10 वर्ष के लिए थी। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और ये धीरे धीरे बढ़ती गई है, 10 वर्ष के बाद बढ़ती गई है। और ये 45वां संशोधन था जो 1978 में आया था, जिसे कोशिश की गई कि उसमें संशोधन करें। तो राज्यसभा ने इस 45वें संशोधन में 5 संशोधन किए, 5 परिवर्तन किए, ऐसा समझ लीजिए। 5 परिवर्तन किए जो लोकसभा ने नहीं माना, इनको नहीं माना, इसलिए ये भी संशोधन गिर गया। एक चीज़ और बता दें, अभी धीरे धीरे ये 10 साल तक ये लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। कब तक है? 2019 में ये दोबारा आया है और 2026 तक ये वैलिड है, एक्सटेंड हो गया। ये लेटेस्ट जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता दें। सब सेम गए। क्यों? हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं अच्छी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा अभी इसके बारे में कि ये जो सीट रिजर्वेशन होता है आएगा परिसीमन में बताएंगे, अभी आएगा ये टॉपिक
डिलिमिटेशन में आएगा, लोकसभा का भी हम शुरू करेंगे। अभी बता देंगे, फिर आपको लगेगा पढ़ा चुके, कल यही हुआ था, 2-3 पॉइंट बता दिए थे तो आपको लगा पढ़ाया, जबकि पढ़ाया नहीं था। ये पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था। तो इसमें एक तो ये तीसरा संशोधन 1989, तीसरा हुआ है कब? 1989। याद आ रहा है कुछ 1989 में कोई घटना घटी हो? इसमें फिर हम बात करते हैं, हम संशोधन की बात कर रहे हैं। जो एक है 64th और दूसरा है 65th अमेंडमेंट है। कौन सा बताइए? जब इसे याद करते हो तो साथ में एक और याद कर लेना, हमेशा भूलोगे नहीं कभी। 73rd एंड 74th, ये दोनों याद करना। हाँ, और कौन सा लोकल गवर्नमेंट का कौन सा है? और 73 दोनों लोकल गवर्नमेंट के। क्या पंचायती वाला? क्या पंचायती मतलब क्या? और ये सीधा बोलिए। 73rd रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और 74 अर्बन एरिया के लिए। सिंपल ऐसे याद करिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र। तो ये यही चीज थी, ये अमेंडमेंट ऐसे करती है। ये दोनों अमेंडमेंट 1889 में आए थे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कोरिलेट करना है, तो ये कब आए थे मालूम है आपको? 1991, और इम्प्लीमेंट हुए थे 1993 में। मैं इसीलिए कहता हूँ कभी कभी ये जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो बिल पारित हो चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है वो भी पता होना चाहिए आपको। जैसे पिछले क्लासेस में प्रॉब्लम आई थी ना कि 78 और 76 टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम में इम्प्लीमेंट हुए हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का मैटर अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जबकि कब से हुआ है? 2019। तो कंफ्यूजन तो होगा जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इसकी पॉलिटिक्स लिखी जाएगी, जो हिस्ट्री बन जाएगी तो कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कहा कि 64 था ग्रामीण से संबंधित, गांव से चलो याद करने के लिए 74 है अर्बन के संबंधित, और उस टाइम भी इन सब पॉइंट्स पे 1989 में डिसएग्रीमेंट हुआ। उस वक्त सरकार लेफ्ट फ्रंट की थी, थर्ड फ्रंट की जिसे वीपी सिंह जिसमें प्रधानमंत्री जी थे। उसके बाद 1991 की जब आप बात कर रही हैं, 1991 में कांग्रेस की सरकार आई थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद यह इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दोनों के टाइम पर ये तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई आपको। ये था ये टाइम भी था 64th और 65th अमेंडमेंट 1989 में, जब राज्यसभा ने और लोकसभा ने आपस में संशोधन नहीं माना और ये अस्वीकार कर दिया गया। इसका मतलब यही हुआ, राज्यसभा की पोजीशन ये है कि अगर वो किसी चीज पे डिसएग्री करती है तो संविधान संशोधन नहीं होगा। ये पावर है संविधान संशोधन। बहुत ही समझ में आया? ये माइंड में बिठा लीजिए, मेमोराइज करिए। आई डोंट नो कौन से ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ लेते हैं नहीं, या लिख के ही काम चलाते हैं? मेमोराइज करिए इन सब चीजों के लिए। अगला है अन्य शक्तियां, अदर पावर्स क्या है? ये जो जितने अदर्स पावर्स वाले, इसमें से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्या करते हैं लोग, 3-4 जो मेन है, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ ली, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पढ़ ली, है ना, फाइनेंशियल पावर पढ़ ली, अदर पावर भूल जाते हैं। अदर पावर पर अरे ये तो अदर में आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एक पॉइंट इसमें अदर पावर्स में नॉर्मल चीज़ है। राज्यसभा की पावर्स एक ये भी है, ये मैं इसलिए बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, कि राज्यसभा राष्ट्रपति का चुनाव भी करती है राज्यसभा करती नहीं, उसमें नॉमिनेटेड सदस्य करते हैं वोटिंग। इसका मतलब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
ठीक, नंबर 2। नंबर दूसरा है इसका पॉइंट कि राज्यसभा के सदस्य, यहाँ पर भी क्वेश्चन बताइए, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव करते हैं, क्या उसमें नॉमिनेटेड सदस्य करते हैं नहीं करते हैं? हैं? करते हैं, इसलिए बताना जरूरी था। हमने बताया ना कि जब तक दूसरा नहीं पढ़ाने आएगा तब तक तो आप यही समझोगे कि जो पढ़ा रहे हैं ये सही पढ़ा रहे हैं, इसलिए दूसरे का आना जरूरी है। तो ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी मेंबर वोटिंग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल, इन सब के लिए अगर पद से हटाना है महाअभियोग के द्वारा, तब ये महाअभियोग दोनों सदनों में बहुमत के साथ पारित होगा, तभी पद से हटाए जाएंगे, ना कि केवल लोकसभा के बहुमत से। ये इसमें एक शब्द लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। वैसे तो राज्यपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच बबली, समझ में आ रहा है? नहीं, लिखते रहो। दोनों जगह जब पारित हो जाता था। अगला पॉइंट है इसमें कि दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टेड टू। इसमें लेकिन क्या है? लेकिन यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही आना चाहिए, ना कि लोकसभा में। है इंपॉर्टेंट पॉइंट। असल में ये तो सबको पता ही है कि ये सब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, पदच्युत करने के लिए, टर्मिनेट जो आपने शब्द बोला उसके लिए प्रस्ताव जो है केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। और अगर इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है और लोकसभा डिसॉल्व नहीं है, भंग नहीं है, ये जरूरी नहीं है इमरजेंसी में लोकसभा भंग हो जाए, राष्ट्रपति ना पावर, ये जरूरी नहीं है इमरजेंसी में लोकसभा, ये डिपेंड करता है, पावर उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन होती तो उनके मंत्रिमंडल के हैं। दोनों सब्जेक्टेड टू हैं। अगर इमरजेंसी लगी हुई है तब भी अगर कोई बिल पारित करना है तो दोनों में ही करना है, दोनों सदनों में होना चाहिए। लेकिन ये तब है क्योंकि हमने बताया था शुरू में कि जब कोई इमरजेंसी लगती है, चाहे अंडर 352 या अंडर 356 या अंडर 360 के हो, तो वो 2 महीने के लिए लगती है। उसके बाद दोनों सदन मिलके उसे 6-6 महीने को एक्सटेंड कर सकते हैं, यही है ना। तो ये कहा गया है कि इमरजेंसी में अगर इमरजेंसी लगाई गई है तो 1 माह के अंदर दोनों सदनों में आगे 6 महीने बढ़ाने के लिए दोनों सदनों में प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो, जो फिक्स बहुमत है, तभी ये इमरजेंसी एक्सटेंड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम जानते हैं राज्यसभा का कोरम कितना होता है? 1/10। कितना है? 1/10। जैसे एक चीज और इसमें मालूम है, जब विपक्ष की पार्टी, कोई सत्ताधारी पार्टी है और विपक्ष की पार्टी बनना है नेक्स्ट, उसके लिए कम से कम कितनी सीटें जरूरी है? 10%। हमारे यहाँ पे सीटें कितनी है? 543।
543 है अभी, तो कम से कम 43 के लिए 543, 54.3 हो गए, 3.5 से कम है इसलिए 54 हो गए। कितने हुए? 54। कोई भी अभी पार्टी विपक्ष का नेता, और विपक्ष के नेता की एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि उसके कैबिनेट का दर्जा मिलता है। विपक्ष का नेता जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, वही फैसिलिटी होती है। लेकिन आज कांग्रेस की केवल और केवल 44 सीटें हैं, इसलिए विपक्ष के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, क्योंकि 10% से सीटें कम हैं। जबकि पिछली लोकसभा में 16वीं लोकसभा कौन सी थी? 16th लोकसभा में सीटें कितनी थी? 54 ही थी। ठीक है, तो ये है। जैसे अभी ये राष्ट्रपति कौन सी बनी है? 15वीं बार। ये अपडेट रहिएगा, ठीक है। वैसे मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, पहले वाला पूछता मैं। नहीं, हम ये पूछते नहीं, हम तो प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में पूछते, जो पहली महिला थी, कौन सी लोकसभा की थी। हम इतना आसान वाला तो पूछते, एक नंबर कम कर देते आप। आप क्या लग रहा है, इतना जेंटल समझ रहे हो? ध्यान रखिएगा, आई डोंट वांट टू कोट, कहीं मिस्टेक हो गई तो। एक ये हुआ, आगे इसमें है एक माह का, समझ गए आप लोग? अब इसमें अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन जो होता है, अगर लोकसभा भंग है, विघटित है, डिसॉल्व है। अब तक हमने बताया था नहीं है, तब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तब ये अनुमोदन राज्यसभा का काफी है, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, इट इज ए परमानेंट हाउस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए। और ये अब जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होगा, ये टिक मार्क मारा, सन लिख दिए, डेट लिख दी, वो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं ये 10 वाले नहीं होंगे, अलग से ही कराएंगे क्वेश्चन पेपर, डिस्क्रिप्टिव होगा ये, इसलिए बहुत ध्यान से रखिएगा, सब मिक्स मत कर देना। राज्यसभा का विधानसभा में, विधानसभा का विधान परिषद में, विधान परिषद का लोकसभा में, सब मिक्स हो जाएगा, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति सब मिक्स हो जाएगा ये। ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट्स पढ़ते रहिएगा। क्या है कि अगर इमरजेंसी है और लोकसभा भंग है तब क्या होगा? राज्यसभा सफिशिएंट है कोई भी बिल पारित करने में, लेकिन जैसे ही लोकसभा वापस काम करने लगेगी, व्हेन इट विल कम इन एक्शन, ऑन दैट टाइम दोनों सदनों से बिल को पारित होना चाहिए, उसे नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकती लोकसभा को। हाँ, वो इमरजेंसी लगी। नॉर्मल में भी हमने आपको बताया था, नॉर्मल इमरजेंसी पढ़ाई थी, तब भी बताया था कि 2 माह तक कोई भी शक्ति रहती है, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। एक लिखिए अंडर आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या कह रहे हो? ये इसमें ये है, चूंकि राज्यसभा का मतलब होता है राज्य की सभा। अभी इन सब चीजों को अच्छी तरह से उधेड़ेंगे भी जब आलोचना आएगी इनकी सबकी, राज्यसभा के अंडर आर्टिकल 249, क्योंकि राज्यसभा राज्य की सूची से ज्यादा संबंधित रहता है, तो राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 कोई भी राज्य सूची जिसमें 67 आइटम विषय हैं, उसके किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जैसे, हाँ नॉर्मली बताया था, जैसे इनिशियली कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, जो दोनों आइटम केंद्र सूची और राज्य सूची में नहीं है, और समवर्ती सूची मतलब केंद्र के भी अधीन आ सकते हो, राज्य के भी। ओरिजिनली 52 आइटम्स थे, विषय थे उनमें से, और राज्य सूची में 62 थे। हमने क्या किया, मतलब संसद ने
5 आइटम समवर्ती सूची के निकाल के हमने राज्य सूची में डाल दिए। तो 52 से इधर -5 हो गए कितने 47, उधर 62 में +5 जुड़ गए तो 67 हो गए। तो अभी लिस्ट जो है केंद्र सूची की 97 है, राज्य सूची की 67 है और समवर्ती सूची की 47 है, 77। ठीक है, ये याद रखिएगा ये भी। तो राज्य सूची का अब इसमें कौन कौन सी चेंज हुए समवर्ती सूची, हमने जैसे कहा हेल्थ है, स्वास्थ्य मेडिकल लाइन है या शिक्षा है। शिक्षा क्या है, राष्ट्रीय महत्व की चीज है, डिग्री कॉलेज स्पेशली, इसलिए डिग्री कॉलेज सेंटर के उसमें आते हैं और इंटर तक किसके अंडर में आती है, राज्य के। लेकिन इन सबको मिक्स करने के लिए इनसे अपर हैंड नेशनल लेवल पे सरकार ने क्या किया, केंद्रीय विद्यालय खोल रखे हैं, सीबीएसई बोर्ड को परमिशन दे रखी है। क्योंकि सब अगर रीजनल और लोकल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो तमिलनाडु में आईएएस कैडर कौन जाएगा, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इंग्लिश। इसीलिए संविधान ने कोर्ट की भाषा को इंग्लिश को स्पेशली सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, जिससे जो ऑर्डर आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। दैट इज डिफरेंट केस दैट इन तमिलनाडु में डिमांड डाली थी कि ये ऑर्डर जो हैं चूंकि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तमिल में भी आना चाहिए। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने एक प्रोविजन किया है कि वहाँ पे ट्रांसलेटर, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुवादक, रखा है कि जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का उसमें ट्रांसलेट करके यदि पर्टिकुलर कंसर्न पार्टी मांगती है तो उस रीजनल लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा। ये उसका मौलिक अधिकार है। क्यों, उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, मालूम था ये है। अरे इसीलिए तो नीट रीजनल लैंग्वेज में शुरू हो गया, रीट शुरू हो गया, कल को यूपी शुरू हो जाएगा। रीट तो राजस्थान का है ना, यूपी उत्तर प्रदेश का शुरू हो जाएगा, हैं टी नीट शुरू हो जाएगा तमिलनाडु का। ये रीजनल क्यों, और एक चीज़ और शुरू हुई है, प्राइमरी एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज होना जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे मिलिट्री, यहाँ पे पता है राजपूत बटालियन है, यहाँ पे मराठा बटालियन है, वो कहेंगे हम तो मराठी पढ़ेंगे। अब लोकल लैंग्वेज में मराठी कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कहाँ से भर्ती करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप लोग इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्सेंट होइए। अगर रियली ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे इसी कैडर में मिल जाएगा, इतनी इंग्लिश आना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए जितनी हमें तमिल आती है इतनी तो आना ही चाहिए। हम वहाँ पे थे तो इतनी हम सीख गए थे। तो इसलिए इंग्लिश क्या करो, कभी कभी प्रैक्टिस किया करो। आप लोग ऐसे ही सिंपल प्रैक्टिस, इसकी बाद में बता देंगे। अभी लेट अस स्टार्ट कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है आप लोगों को बेसिकली। ईजी है, बहुत ईजी हो जाएगा। 249 पढ़ लिया आपने, इसमें घोषित कर सकता है। एक और पॉइंट है इसमें, आर्टिकल 312। और हाँ एक चीज और, जो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगा वो केवल 1 वर्ष के लिए करेगी राज्यसभा। कितने? 1 वर्ष के लिए। लेकिन ये अवधि, ये टाइम पीरियड आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एडिशनल नहीं बताया था। क्यों? कल बोले कल पढ़ाया था लेकिन ये नहीं बताया था 1 वर्ष के आगे। मुझे भी याद है क्या क्या बताता हूँ एनीथिंग। बहुत स्लो में इसलिए जाता हूँ कि आपको शब्द क्लियर हो तो इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नहीं तो 2-3 लोग फिर आना बंद कर देंगे चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 312, ये वही है सेम। 312 क्या कह रहा है? अनुच्छेद ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में क्या कहते हैं बताइए। जो है राज्यसभा में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का मतलब जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में अगर परिवर्तन कुछ करना है, सीट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वैसे होता तो डिमांड के ऊपर है पर्टिकुलर स्टेट के, तो वो केवल और केवल अंडर आर्टिकल, ये याद रखना है 312, उसके अनुसार केवल और केवल राज्यसभा में हो सकता है। दोनों आर्टिकल याद रखिएगा।
249 और 312, और ये भी बहुत राष्ट्रीय महत्व की कोई आइटम है, उसे राज्यसभा उसे, और एक चीज और इसमें है क्या 249 में, 249 में हमने इतना तो बता दिया कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब इस विषय पर, ऑन दिस सब्जेक्ट, लोकसभा कोई भी कानून बना सकती है और वो कानून 1 वर्ष को मान्य होगा। अधूरा रह गया था, सही है क्या है? उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर जब राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय घोषित हो गया, उस पर लोकसभा कानून बना सकती है और वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन अंतराल के बाद आगे इसे 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। नाउ इट इज कंप्लीट। क्लियर हुआ आपको दोनों पॉइंट? अब है क्या राज्यसभा की पोजीशन? अब हम कभी कभी देखते हैं, लोग भी बात करते हैं, जैसे हमने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि राज्यसभा की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी कहा। कई लोगों ने इसका विरोध किया, हमने बताया था, क्रिटिसिज्म में बताएंगे। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोकसभा के अपोजिशन, विपक्ष या प्रतिद्वंदी, अपोनेंट शब्द है, कि प्रतिद्वंदी के रूप में राज्यसभा है। बोलिए राज्यसभा तो कहना चाहिए टांग खींचने को रखी गई है लोकसभा के, कि अगर कोई गड़बड़ करता है मैं हूं ना, ठीक है? तो ये चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा क्या है? ब्रिटिश की हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अमेरिका की सीनेट के दोनों का मिक्सचर है, बीच का रास्ता है, मिडवे ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड अमेरिकन सीनेट, ये है बीच का रास्ता। इसीलिए हम लोगों की जो बेसिक कांग्रेस थी, जो 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, उसमें जितने भी लीडर्स थे सब मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो लोग मॉडरेट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे यहाँ की जनता बहुत भोली वाली है, उनके पास वेपन्स नहीं है, और केवल इस विदेशी सरकार के सामने रिक्वेस्ट करके काम चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास गोला बारूद भी नहीं है, ना वेपन्स है, सिवाय लोकल वेपन्स के, कुल्हाड़ी, फरसा, दराती, यही फर्क है, बल्लम, भाले, त्रिशूल भी, ये लोकल वेपन थे। और ये आपने देखा होगा यहाँ पर भी, आज भी बाजारों में जाओ तो लाठियाँ, ये लोकल वेपन्स में आता है। और अंग्रेज लाठियों से बहुत डरते थे, बंदूक से नहीं डरते थे। पता है क्यों? वो ये कहते थे बंदूक से क्या है, एक बार मारो खत्म हो गया, लाठी दर्द बहुत करती है। क्या सच में? और वो वाली लाठी हो, कौन सी? गांठ वाली, जिसके ऊपर पीतल का वो भी चढ़ा होता है और लोहे का। इसे बोलते थे, लोकल कहावत भी है, 8 गांठ 9 कोई, मतलब इस तरह की होती है ना, यहाँ पे गांठ बनी होती है 9, जैसे वो 9 पीस होते हैं और 8 गांठें होती हैं, बड़ी खतरनाक लाठी होती है जो आदमी से भी ऊपर होती है। तो ये जो वेपन्स थे वो इसीलिए उन्हें मालूम था कि हमारे यहाँ के लोग जानते नहीं, इसीलिए उनकी अप्रोच मॉडरेट थी। शायद हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, जो युग था 1885 से 2005 का, उसे उदारवादी युग कहते हैं। 1905 से 1917 तक के युग को एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी युग कहते हैं। उसके बाद 1922 गांधी जी आ गए थे, लेकिन फिर भी 1924 से आगे क्रांतिकारी युग है, जिसमें जो अभी 9 अगस्त को काकोरी कांड वगैरह ये सब मनाएंगे हम लोग, वो वाला युग था। तो ये सब युग थे, लेकिन इनके लिए शब्द, आई एम नॉट रिटन इन माई बुक टेररिस्ट, कुछ लोगों ने उन्हें आतंकवादी शब्द यूज किया है। आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी थे। देवर वो दहशत अपने लोगों में नहीं फैला रहे थे, वो विदेशी शासन में दहशत फैला रहे थे। तो देवर रिवॉल्यूशनरी नॉट टेररिस्ट, ये शब्द यूज करना है। तो ये दोनों का मिलवे है। और दूसरा मैंने कहा था प्रतिद्वंदी, ये मायने में आपके नेगेटिविटी में निकालना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ बुक में ऐसा लिखा हो राज्यसभा, जैसे राज्यसभा नहीं है ये, बिल्कुल जैसे कुछ लेके घूमते रहते हैं। एक्चुअली एक 2 शब्द यूज किए कि ये एक सहायक और सहयोगी है, दोनों में। एक असिस्ट करती है लोकसभा, चाहे संशोधन हो, कानून बनाने का बिल हो, और चाहे राज्य का मैटर हो या देश का मैटर हो, उनके लिए क्या करती है? असिस्ट करती है। और सहयोग क्या करती है? अगर सहयोग कब करता है आदमी? कोऑपरेट, दोनों में अंतर है। असिस्ट करना
एक असिस्टेंस मतलब हम कुछ सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, कोई आया और असिस्ट कर दिया। सहयोग वो होता है कि आपने जैसे दूसरी तरह से खुद भी आए, दूसरे को बुला लिया, मॉनिटरी जैसे दैनिक वो करते ना हेल्प, उस तरह का। तो राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा की सहयोग भी है, सहयोगी भी है और सहायक का काम करती है। ये दोनों शब्द आप यूज करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या लोकसभा राज्यसभा की सहयोगी है, या दूसरा आएगा क्या सहायक है, या उपर्युक्त दोनों है, या कोई नहीं है। तो ये इस तरह के शब्द आते हैं। अब कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा की आलोचना। राज्यसभा की आलोचना ये पढ़ाना है नहीं पढ़ाना ये बताइए, जनरल पढ़ाते हैं, इसी खत्म करते हैं। हमने ये ले लिया है टॉपिक है, क्योंकि जनरल टॉपिक भी पढ़ा सकते थे इसमें से है, लेकिन वो जो मैं नाम नहीं लूँगा, अधिकारी तो बोल के ये प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो, मेन की काम कर रहे हो, मेन की आप ही कर रहे हो, दूसरों के लिए तो रही है। चलिए नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल क्रिटिसिज्म या संगठनात्मक आलोचना। इसका भी हमने संगठनात्मक आलोचना, संगठन के बारे में आपको पता है, कल हमने बताया भी था। एक 2-3 सेकंड में रिपीट कर रहे हैं कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि अमेरिका में हर राज्य से फिक्स नंबर है, 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक, यही कारण है कि 5 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि हमारे राज्यसभा में नहीं है, ये कल बताया था हमने आपको। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राज्यों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जैसे मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और या लेह लद्दाख है, या इन राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। अब उसका लॉस क्या है? बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। लॉस ये है कि जिस पार्टी की रीजनल पार्टी, 2 तरह की पार्टी, रीजनल पार्टी और एक केंद्रीय सेंट्रल। तो जो रीजनल पार्टी है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके है, उड़ीसा में बीजेडी है, बीजू जनता दल है, या ममता बनर्जी का टीएमसी है, टीआरएस है, इसकी आप मैं इसलिए बता दूं आपको याद भी हो जाए। टीआरएस है तेलंगाना में, आरजेडी है, आरजेडी नहीं, कौन किसकी, जेडीएस ये है बिहार में, जनता दल सेकुलर। और ये सब पार्टियां जो हैं, अब समस्या क्या आती है कि जिसकी सरकार होगी उसी के मेंबर ऑफ राज्यसभा जाएंगे। इससे क्या होता है, समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो रीजनल पार्टी हैं उनके प्रतिनिधि सेंटर में भी जा रहे हैं और वो प्रेशर बना रहे हैं केंद्र सरकार पे कि हमारे यहाँ के भी इतने एमपी हैं, इसलिए मंत्री बनाइए। राज्य मंत्री बना दिया, बोले नहीं हमें कैबिनेट की पोस्ट चाहिए। कैबिनेट बना दिया, नहीं हमें स्टेट होम मिनिस्टर चाहिए। जैसे लखीमपुर के हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, आपने बताया था कल नाम टेनी है, घर का नाम नहीं पता है आपको? आपने बताया था ना नाम टेनी है, अजय हाँ। आशीष तो लड़का, उसका भी अभी आने वाला है फैसला कल परसों। कीप अपडेट योरसेल्फ। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसा लगता है कि राज्यसभा रीजनल या क्षेत्रीय पार्टियों की सभा बन गई है। इसीलिए लिख लीजिए गिरधारी लाल, एक नाम लिखिए गिरधारी लाल। उन्होंने कहा था ये राज्यसभा नहीं वरन, वरन समझते हो ना हिंदी में, वरन, राज्यसभा नहीं वरन, ये वरन राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक दलों की एक सभा है। वरन राज्य विधानसभाओं के दलों, राजनीतिक दलों की एक सभा है।
कि नहीं वो क्लियर ये नहीं ये कि देखो डीएमके वाले उनकी सरकार है तो वो कहेंगे उनके प्रतिनिधि ज़्यादा होंगे। अब डीएमके तो हो गए, एआईडीएमके उसका क्या होगा, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी है वहाँ पे। यहाँ पे तुमने कह दिया कि बीजेपी का तो बीजेपी होगा, तो सपा बसपा और कांग्रेस के तो कोई सदस्य नहीं होगा, फिर डबल इंजन की सरकार मानी जाएगी। इसी तरह कांग्रेस है, अब वहाँ पे कांग्रेस के पहुँच जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है जब कांग्रेस तो नेशनल पार्टी मान लो महाराष्ट्र है, शिवसेना है वहाँ पर, या दूसरी पार्टियां हैं, गुजरात में कोई पार्टी है, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों का ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय दल हैं उनकी एक सभा बना दी गई है जिसका नाम राज्यसभा है, विधानसभाओं के राजनीतिक दलों की सभा, ये कहा था गिरधारी। दूसरा पॉइंट इसका है क्रिटिसिज्म का कि राज्यसभा में जो है वो अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है, निर्वाचन इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। अब उसमें इनडायरेक्ट वोटिंग में क्या है, जो मैंने अभी पेपर में आपको दिखाया, इसमें भ्रष्टता बढ़ जाती है। जनवल मसल पावर जिसे हम कहते हैं, धनवल पेटियां, खोखा, खोखा समझते हैं ना आप? खोखा, जो भी समझते हो, बॉम्बे में रखा है नहीं, खोखा कहते हैं वहाँ पर। इन सब की जो भ्रष्टता फैली हुई है, प्लस गिव एंड टेक पॉलिसी बहुत सी चीज़ों में होती है, तो ये अप्रत्यक्ष उससे भ्रष्टता फैल रही है। इसलिए ये कहा गया है कि अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, अप्रत्यक्ष ना हो। इससे क्या होता है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और इसका सबूत जैसे मैंने कहा, इसका प्रूफ ये है, आप ये नोट करना, अगर आपको आता है ना क्वेश्चन ये, तो आप ये नोट करिएगा। इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में अगर पूछते हैं जिसके पास ये होगा, उसमें ये नहीं पूछेंगे क्रिटिसिज्म बताइए, ड्रॉबैक बताइए, बड़ा हल्के रूप ऐसा बन रहा है, बोले कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें कमियां होंगी तभी तो इम्प्रूव करोगे। कि सर हमने ये देखा है कि अप्रत्यक्ष वोटिंग से जो वहाँ पे सदस्य जाते हैं वो उनमें भ्रष्टता बढ़ रही है, चाहे धनबल की बात हो या जनबल की बात हो या दूसरे मीन्स हो, सोर्सेज हो, जिनकी वजह से ये जा रहे हैं, तो उनके लिए पारदर्शिता के लिए। आज आपने पेपर पढ़ी है, अमर उजाला में एक चीज़ और दी है कि जो अभी पीसीएस के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन दिए अमर उजाला में, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे इसमें पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा था, उसमें जैसे ये भी पूछा गया, पहला क्वेश्चन यही था उसमें कि अगर आप एसडीएम हैं और प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है तो कैसे आप उसे मैनेज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपसे पिछले वाले टेस्ट में पूछे थे, शायद वही मैसेज चला गया, उसी तरह के क्वेश्चन रखे हुए आज तक, सच में वही क्वेश्चन उसी तरह के ही। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम बताते हैं बीच बीच में ना, वो उस तरह के भी बताते हैं, तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए, जैसे मैथ में होता है, फिजिक्स में, किसी में कंसेप्ट होता है ना, वैल्यू बदलती रहती है, कंसेप्ट वही रहता है। तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है इन सब चीज़ों का, तो आपको कहीं प्रॉब्लम, फिर इसे क्या अपने सब्जुगेट माइंड में रख सकते हो कि ये तो हमें याद हो गया, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेट अस स्विच ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ये रहता है। तो एक तो भ्रष्टाचार। तीसरा पॉइंट इसका है क्रिटिसिज्म का, कि जो हमने बताया था कि पॉलिटिकल तो है ही, कि क्षेत्रीय दल पॉलिटिकल मिसयूज तो करते हैं पद के लिए। दूसरा, अगर पद नहीं मिलता है तो दूसरे मीन्स अपनाते हैं, खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। जैसे अभी नया केस हुआ था कपिल सिब्बल साहब का। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, लॉ मिनिस्टर, लेकिन राज्यसभा में किसके थ्रू गए? समाजवादी पार्टी के थ्रू हैं। क्या निर्दलीय बोलेंगे हम? किसी ने पैसे दिए, बोले कि हमने तो डोनेशन दिया है और दिए रिश्वत के हो, तो कोई गारंटी क्या, आप क्या कहोगे? आप गारंटी है इसकी हैं? आप बताइए, डोनेशन और रिश्वत में नोट बदल जाते हैं क्या? कलर चेंज होता है नोट का हैं? बोले रिश्वत लेता नहीं हूँ, लेकिन जेब में कोई रख दे तो वापस करता नहीं। आप बताइए, क्या डोनेशन, बोले क्या डोनेशन मांग रहे हैं? जितने मेडिकल, चलो कोर्ट मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस के लिए, डोनेशन मांगते हैं सीट के लिए
नहीं, क्या वो डोनेशन कहलाता है? डोनेशन जबरदस्ती दिया जाता है। डोनेशन क्या है? श्रद्धा से जो चीज़ दी जाती है वो डोनेशन होता है। आप मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। अगर मन में नहीं है और किसी लालच से जाते हो, बहुत से लालच है, आई डोंट वांट टू कोट, कभी बता देंगे आपको, और किसी श्रद्धा से जाते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी तरह का परिणाम मिलेगा। श्रद्धा से, किस श्रद्धा से आप चढ़ा रहे हैं प्रसाद। अब ये आप कहोगे कि आप करते रहिए पूजा, ईश्वर की वंदना करते रहिए, लेकिन ये सोच के मुझे इतने नंबर मिलेंगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये तो रिश्वती होगी एक तरह से। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कि आपकी मेहनत के ऊपर। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट ये तो एक तरह से क्या है, आप बताओ, बोले ऐसा हो गया तभी बोले, फिर बाद में ये भी कहते बच्चे हमारे इतने नंबर, हमारे 1 नंबर कम रह गया, हम क्यों चढ़ाएं? 1 नंबर कम रह गया क्यों चढ़ाएं? ये देखिए, ये श्रद्धा है। लेकिन सच ये है कि जो आपने कहा है किसी से, चाहे ईश्वर हो, मनुष्य हो, देवता हो, बड़ा हो, छोटा, काम हो या ना हो, ये गुरु मंत्री की तरह ले लो, वो आपको कार्य करना ही है। चाहे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया हो या बोला हो या 21 का, क्योंकि देर सवेर वो सब देख रहा है। देर सवेर कार्य आपका होगा 100%, इतना विश्वास है। देर सवेर होगा। अगर आपको किसी को बोला है खिलाने को, खिलाइए उसको, नहीं हो तब टाइम निकलने का खिलाइए। ये श्रद्धा रखिए मन में। इस नहीं तो आपका इसका मतलब यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अलमाइटी गॉड। अब उस ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास नहीं करते जितना होना चाहिए। श्रद्धा में आपके कहीं ना कहीं खोट गड़बड़ी है, नहीं खोट नहीं बोलता हूँ मैं, कहीं ना कहीं परसेंटेज की कमी है, नहीं तो वायरस भी कह सकते थे हम, वायरस है। अगला इसमें है 30, समझ में आ गया आपको? तो ये क्या होता है कि ये सब चीज़ें भ्रष्टाचारी राष्ट्र के हित में नहीं है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्र हित के लिए बनाई गई है, अच्छी पॉलिसी के लिए बनाई गई है, सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ के लिए बनाई गई है, ना कि डिस्ट्रक्टिव या नकारात्मक पॉलिसी के लिए। इसलिए इन सब चीज़ों का राज्यसभा में हो या लोकसभा कहीं पे भी होना अच्छा नहीं है या देश हित में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसलिए देश के लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। एक और पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं कि आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान में 12 राज्यसभा के सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है? नहीं। क्रिटिसिज्म जितना ये बोला है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये सब आलोचनात्मक जो फिलोसफर हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, मैंने कोट कर दिया यहाँ पर। ये कहते हैं कि मनोनीत जो सदस्य हैं उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसने दान दिया है उस पार्टी के लिए, या फैसले उसके फेवर में सुनाए हैं, या हैं, हाँ, अब देख लो उसकी क्या कंडीशन थी। और किंगफिशर के मालिक थे, बहुत घूमते थे, उनके बच्चे पालते उनके साथ में लड़के, मैं देखता IPL में, बहुत उनके प्रूफ हैं, आई डोंट नीड टू से। तो इसमें क्या है, 12 जो मेंबर हैं वास्तव में जिन्हें लाना चाहिए, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स को, बिकॉज दे आर नोइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बॉलीवुड के एक्टर्स को आप ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत सी जगह हैं उन्हें ऑनर देने के लिए। तो मुझे लगता है कि 12, ये भी क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि 12 जो मनोनीत सदस्य हैं, ये अच्छा है हमने लिया है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार होता है। क्यों? जिस योग्य व्यक्ति को वहां जाना चाहिए वो ना पहुंचकर, जिसका मैंने प्रूफ आज दिखाया था, राज्यसभा के लिए इतने से लेकर इतने करोड़ तक, आज प्रूफ है इस चीज का जो हम पढ़ा रहे थे, कल भी मैंने बताया था ये। आज पेपर हैं, अभी जाते नहीं राज्यसभा, हाँ जाते नहीं हैं वो, तो अब उसमें एक छूट है ना कि 60 दिन तक अगर नहीं जाते हैं तो मेंबरशिप चली जाएगी, लेकिन 60 दिन में 1 दिन चले जाते हैं, प्रेजेंट लगा के चले जाते हैं, बाकी फिर 60 दिन पूरे करते हैं, ये नियम। इसीलिए हमारे संविधान को, आई टोल्ड यू दैट इट इज नोन एज पैराडाइज ऑफ लाइफ, ये वकीलों का स्वर्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस शब्दों को समझना, ये हम क्या कर रहे हैं आपको, ये शब्दों को ही तो समझा रहे हैं कि क्या कह रहा है, और यही सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, ही एक्सप्लेन्स। अगर सही व्याख्या हाई कोर्ट कर दे तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसलों को बदलेगा ही नहीं। यही तो कारण है। इसीलिए जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ये जो आपका दिमाग जो सुषुप्त मुद्रा में उसे खोला जा रहा है, इसलिए खाली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, ये बता रहे हैं हम कि एक एक चीज के कितने पहलू हो सकते हैं, कितने दरवाजे हो सकते हैं, और किस किस दरवाजे से भ्रष्टाचार आ सकता है और किस
किस दरवाजे से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। अगर बाढ़ का पानी आ रहा है, तालाब में संचित कर लिया या नहर में बदल दिया तो उसे कृषि के काम में आ जाएगा, और नहीं तो गांव के गांव तबाह कर देगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं जो आज मैंने पीसीएस की बात कही कि इसी तरह के क्वेश्चन कि अगर हमारे सामने ये समस्या है उसका सोल्यूशन क्या है, ये समस्या है तो सोल्यूशन क्या है, ये समस्या है तो सोल्यूशन क्या है। वहाँ पे कोई ये थोड़ी देखते हैं अगर मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में उन्होंने या अप्लाइड केमिस्ट्री में किसी में आईएएस किया तो वही पूछेंगे, नहीं। वो ये देखते हैं तुमने जो मेहनत की, तुम्हें जो काम दिया गया, तुम्हें जो सिलेबस दिया गया था फर्स्ट से लेके एमएससी या बीएससी तक, तुमने अब तक कितने परसेंट पढ़ा, कितने परसेंट स्कोर किया, 10th में कितने परसेंट स्कोर किया, 12th में कितने परसेंट स्कोर किया, बीएससी के मार्केट में। ये देखते हैं कि वेदर यू आर सिंसियर इन योर लाइफ, कि आपने जीवन में अपना सिंसियरिटी दिखाई है। किसी ने 50% दिखाई है, 75%, किसी ने 80%। ये चीज़ है, दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन, कि आपने जो पढ़ा है उसमें कितना परसेंट ग्रास्प किया और कितना परसेंट लिख के लाए और कितना अपनी तरह से लिखा है। लैंग्वेज में यही देखते हैं ना ज़्यादातर लिटरेचर में, कि जो भी आपने लिखा है क्या आपका अपना है, देखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ आई से इट इज़ माई ओन ओपिनियन कि मैं किसी भी व्यक्ति को उत्तर से जज नहीं करता हूँ कि उसने क्या आंसर दिया है। वो आंसर यूट्यूब से हो सकता है, किताब से हो सकता है, बताया हो किसी से होता है। मैं जज करता हूँ प्रश्न से, कि बच्चा जो क्लास में प्रश्न पूछ रहा है वो क्या है, क्या इससे रिलेटेड है, उससे पता चलता है व्हाट इज IQ ऑफ दैट स्टूडेंट। इट इज़ माई आइडियोलॉजी, ये सच्चाई है। तो इट मेक्स द डिफरेंस। तो ये चीज़ें कि राज्यसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि इसके लिए सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। हैं पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो पढ़ाया था बहुत डीपली पढ़ाया था वो इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसमें सब चीज़ क्लियर हो गई थी। मुझे लगता है 6-7 चैप्टर दिए थे उसके और बहुत इम्पोर्टेंट था। चाहे वो बांचू रिपोर्ट हो या कारकुंडे की रिपोर्ट हो या बहुत सी चीज़ें पढ़ाई थी उसने। तो आपको जब ये चीज़ें पढ़ोगे, उस पर कभी लोकसभा राज्यसभा और ये सब पढ़ोगे, तब आपको पूरा लगेगा कि इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट इसका पॉइंट था कि जो जिस तरह से ये लोग इनडायरेक्ट चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मैं आपसे पूछता हूँ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की जरूरत क्या है। लोग कहते हैं, ये मैं क्रिटिक्स बीए में पढ़ा रहा हूँ, क्रिटिक्स बीए में आलोचनात्मक कहते हैं लोग कि इसे इनडायरेक्ट की जरूरत क्या है। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन से डर लगता है हारने का, इसलिए वो इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हैं, डर से कि पैसा और होता है। कितनी बार लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, नहीं जीत पाते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक तो ये, तो इसलिए ये भ्रष्टाचार का दरवाजा इसलिए बोलता है। MLC की भी बात है कि अब वो कहते हैं कि अगर मैं 2-3 करोड़ रुपये उस पर खर्च करूंगा तो 2-3 करोड़ पार्टी फंड में डोनेट कर दूंगा, मैं खुद ही MLC बन जाऊंगा और मेरे लिए हर साल 5-5 करोड़ का काम मिलेगा, पैसे वसूल। गलत है क्या? मन ही मन क्यों मुस्करा रहे हैं? तो अब वही मुझे समझ में नहीं आता कि मैं IAS बना रहा हूँ या लीडर बना रहा हूँ। लास्ट में ये सोच रहा हूँ, सच में है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये बात शायद 2003-4 की है, नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम मालूम है। मध्य प्रदेश में एक लड़के ने 4 लोगों का कत्ल किया और वो एरिया था मुरैना, भिंड और वो चंबल वाली घाटी का, ग्वालियर का।